एक कौन सा लेक्चर रहेगा स्टूडेंट? लेक्चर लिखिए। देख, जनरली इंटरनल एनर्जी को कहीं कहीं पे यू से भी दिखाया रहता है और कहीं कहीं पे ई से भी दिखाया रहता है। एग्री? पहला पॉइंट बनाइए, all the possible form of energy, all the possible form of energy that are associated with a system, that are associated with a system are referred as internal energy. फिर से एक बार रिपीट कर दूं, all the possible form of energy that are associated with a system is referred as internal energy, comma, it includes kinetic energy due to all type of motion. It includes kinetic energy due to what? नहीं, उसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। It includes all type of, it includes kinetic energy due to all type of motion। अब यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। मेरा यहाँ पे क्या मतलब है all type of motion से? एक्स वाई जेड। ऑल टाइप ऑफ मोशन का मतलब एक ऑल टाइप ऑफ मोशन का मतलब हुआ दो, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। और ट्रांसलेशनल में हो गया तीन, कार्टेशियन सिस्टम है, एक्स मोशन, वाई मोशन, जेड मोशन। रोटेशनल में भी हो गया तीन, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड, राइट। इसका मतलब ऑल टाइप ऑफ मोशन का काइनेटिक यहाँ पे इंक्लूड करना है। और जब ऑल टाइप ऑफ मोशन रहता है, अब उसमें वाइब्रेशनल मोशन भी हो सकता है, राइट। चलिए, यस। तो क्या लिखे थे? ड्यू टू ऑल टाइप ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द सिस्टम, ऑल टाइप ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द सिस्टम एंड देयर पोटेंशियल एनर्जी, it includes kinetic energy due to all type of motion of the particles of the system and their potential energy। हो गया ना? चलिए, बोलिए एक मिनट, इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन है? इज इट डिपेंड ऑन पाथ या इट इज अ स्टेट फंक्शन? इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तो एक और पॉइंट लिखिए, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। It's changed between two given point. It's changed between two given point. Does not depend on path and process. Does not depend on path and process. Agree? चलिए,
इसका मतलब एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी किसका सम होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए था ए। अब यहाँ पे और दो पॉइंट के बीच में एक स्टेट ए है स्टेट 1 और ए है स्टेट 2 और इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक इस पाथ से जाएं, इस पाथ से जाएं या इस पाथ से जाएं। इस पाथ को अगर फर्स्ट पाथ बोलते हैं, इस पाथ को सेकंड पाथ बोलते हैं, इस पाथ को थर्ड पाथ बोलते हैं, तो डेल्टा यू इन पाथ फर्स्ट और डेल्टा यू इन पाथ सेकंड एंड डेल्टा यू इन पाथ थर्ड। आप पाथ समझ रहे हैं ना? लाइक आइसोबेरिक एक पाथ हो सकता है, आइसोथर्मल पाथ हो सकता है, राइट, समथिंग लाइक दैट। इसका मतलब ये क्या रहा? डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्लियर करने वाला ये है, इन केस ऑफ आइडियल गैस, समझे स्टूडेंट? इन केस ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस के केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हैं? ये मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में पढ़ाया था। यस, दैट्स वाई इंटरनल एनर्जी सिर्फ क्या रहेगा? काइनेटिक एनर्जी के बराबर रहेगा। एग्री? और न्यू बैच का स्टूडेंट ये देख लीजिएगा, और यहाँ से अगर एक बार और मौका मिलेगा तो आपको समझा दूंगा, बट यहाँ मैं आपको गैसियस स्टेट का वीडियो लेक्चर भेजूंगा तो वहाँ पे पढ़ाया हुआ है। तो इंटरनल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग किसी भी आइडियल गैस का काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है F/2 nRT। एग्री ना? और इसी को आप लिख सकते हैं F/2 PV। इसका मतलब है कि एक मिनट, आइडियल गैस इंपॉर्टेंट है, आराम से चलेंगे, ठीक है? आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी, इसका मतलब फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस, अगर मेरा एक स्टेटमेंट है फॉर आइडियल गैस, अगर रियल गैस रहेगा तो कुछ और बात हो जाएगा, उसमें फिर पोटेंशियल भी इंक्लूड करेंगे, बट इन केस ऑफ आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी क्या है? वो काइनेटिक एनर्जी ही इंटरनल एनर्जी है, राइट? अब मेरे स्टेटमेंट में गौर कीजिए, फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस, इसका क्या मतलब है इस लाइन को लिखने का? सर, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस का मतलब है कि सर आप गैस का, किसी एक पार्टिकुलर गैस का सैंपल लिए हुए हैं और रिएक्शन नाम का चीज़ नहीं है यहाँ पर, राइट? फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस का मतलब हम लोग क्या किए हैं? कोई एक सैंपल लिए हुए हैं बट वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, रिएक्शन इज नॉट हैपनिंग, राइट? जस्ट कोई एक पार्टिकुलर गैस है लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, समथिंग लाइक दैट, और उसका सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स लिए हुए हैं, यही होगा ना? इसका मतलब है कि फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एक गिवन गैस का मतलब है कि कोई एक पार्टिकुलर गैस लिए हुए हैं, अब पार्टिकुलर गैस नहीं, अगर मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ गैस भी है तो उसके बीच में रिएक्शन नहीं हो रहा है, नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर बना हुआ है, राइट? तो एन क्या है? कांस्टेंट, और एन कांस्टेंट और गिवन गैस है तो एफ भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, राइट? तो इस स्टेटमेंट के लिए, इस स्टेटमेंट के बाद इंटरनल एनर्जी किसके बराबर? और जो नहीं जानते वो आज के बाद जानिए कि इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए काइनेटिक के बराबर होता है, उसका फार्मूला होता है F/2 nRT, जहाँ पे F क्या था स्टूडेंट?
एफ है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और शायद आप सबको पता है कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। मोनोएटॉमिक का कितना था? 3। और डाई एटॉमिक का क्या था? डाई एटॉमिक का 5 और 7 दोनों था, नहीं? 7 कब होता है? जब जब टेम्परेचर 5000 से ऊपर जाएगा, राइट। यहाँ पे मैं एक स्टार लगा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ जनरली 5 होता है बट 7 भी हो सकता है। और 2 किसके वजह से बढ़ जाता है? वाइब्रेशनल, राइट। चलिए अब यहाँ देखिएगा, और ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। इसमें ये भी तो हो सकता है लिनियर, समथिंग लाइक दिस CO2। ये तो ट्राई एटॉमिक है, बट फिर भी इसका क्या लेना है? 5 ही लेना है, राइट। बजाय ये लीनियर रहेगा, तो मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ। तो लीनियर रहेगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लीजिएगा? 5। और नॉन लीनियर रहेगा तो 6 लेना। ये लिख लीजिए, ये सिर्फ मैं न्यू बैच के लिए स्पेशली लिखा हूँ, समझ। और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको समझाया नहीं है, बट अभी आप रट्टा मार लीजिए, बाकी लोग को समझा चुका हूँ। और वहाँ पे एक और टर्म यूज किए थे, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मैक्सवेल इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, राइट। अब यहाँ तक हो गया। चलिए लिख लीजिए। अब इंटरनल एनर्जी इस केस के लिए, किस केस के लिए? फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस के लिए, फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन आइडियल गैस, ये लिख लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन आइडियल गैस, राइट। तो जैसे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन आइडियल गैस बोलते हैं, तो क्या क्या कांस्टेंट कर दिए? ए फॉर एन, इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा यू, यहाँ देखिए, तो फॉर फिक्स्ड अमाउंट, सब लोग सुन पा रहे हैं स्टूडेंट और दिखाई पड़ रहा है वीडियो? तो फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस, गिवन आइडियल गैस, डिपेंड्स ऑन व्हाट? ओनली डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट। इस स्टेटमेंट के लिए ओनली वेरिएबल क्या रहेगा? इसका मतलब है यस इज द फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर, राइट। इसका मतलब यहाँ पे अगर डेल्टा यू लेते हैं तो क्या लिखेंगे? F/2 कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर निकाल लेते हैं ना। डेल्टा तो यहाँ भी डेल्टा लगाएंगे तो यहाँ भी डेल्टा लगाएंगे, बट कांस्टेंट क्वांटिटी को डेल्टा से बाहर निकालते हैं, राइट। F/2, क्या इसको आप ये लिख सकते हैं? NR T2 माइनस T1, और ज़रूरत पड़ने पे ये भी तो लिख सकते हैं NR T2 माइनस NR T1। P2 V2 माइनस, यहाँ तक लिख लीजिए। एग्री? ये सब डेरिवेशन आपके शॉर्ट नोट्स में रहना पड़ेगा। चलिए
फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन आइडियल गैस, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? सर तो ये डेल्टा टी जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? जीरो। और डेल्टा यू जीरो मतलब यू क्या? कांस्टेंट। एग्री ना? इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि मान लेते हैं कि मेरा प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस है और अब मैं बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रहा हूँ। आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस का मतलब बॉयल्स लॉ, राइट? तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का इंटरनल डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सर डेल्टा यू तो जीरो हो गया ना 1 से 2 तक, इसका मतलब u2 माइनस u1 इक्वल टू जीरो, मतलब u2 इक्वल टू u1, राइट? तो सिर्फ यहाँ का सेम रहेगा या हर पॉइंट पे सेम रहेगा? ईच एंड एवरी पॉइंट पे सेम ही रहेगा, राइट? चलिए एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा यहाँ से, एग्री? अब यहाँ देखिए, इट कंपल्सरी कि सब ऑल द टाइम सबसे एक फाइनाइट चेंज ले रहे हैं, छोटा चेंज भी तो ले सकते हैं, डिफरेंशियल चेंज। तो डिफरेंशियल चेंज लिखेंगे तो लिखेंगे du, तो du लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? f/2 nr dt। तो जहाँ पे जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा वैसा यूज कर लेंगे, राइट? हो गया ना? इसका मतलब व्हाट द कंक्लूजन फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन आइडियल गैस? फॉर फिक्स्ड कंक्लूजन इज दैट फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन आइडियल गैस internal energy is only the function of absolute temperature. It means temperature changes, internal is changes, otherwise temperature constant, internal energy constant रहेगा, right? यस मैंने अभी उसको लिखवाया नहीं है, लिखिए कंक्लूड कर लेते हैं। कंक्लूजन इज दैट for fixed amount of given ideal gas, for fixed amount of given ideal gas, internal energy only, लेकिन ये बात मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, ये बार बार 4 बार लिख पाया ये बात, ठीक है? For fixed amount of given ideal gas, internal energy only depends on absolute temperature. ठीक है स्टूडेंट? अब एक ही लाइन को अगर मैं 10 बार बोला हूँ, कोई तो बात रहा होगा कि मैं किस बात को लेकर है। देखिए अब होता क्या है ना कि स्टूडेंट क्या करते हैं, बीच में से कहीं एक बात जो सबसे आसान वाला है उसको पकड़े रहेंगे। यहाँ पर आसान वाला बात ये था कि इंटरनल ओनली डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बाकी बात को भूल जाएंगे कि ये बात किसके रेस्पेक्ट में सर ने लिखवाया या किसी ने क्या कहाँ के बात के लिए बोला, राइट? अब उसके बाद उनको सिर्फ ये याद रहेगा। यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि समथिंग लाइक दिस, मैं कोई जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है? एक जनरल होमोजेनस गैसियस रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड ऑल आर इन गैसियस फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट? और यहाँ पे टेम्परेचर मैंने बोल दिया, ये पूरा रिएक्शन 300 केल्विन पे हो रहा है। कितना केल्विन पे?
तो स्टूडेंट को लगेगा कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। अब तब पूछेंगे व्हेन रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट तो डेल्टा यू क्या होगा। तो उनको तो दिमाग में बैठा रहेगा कि सर ने बोला है टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा यू 0। एग्री है इस बात से? लेकिन सर ने बोला था कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू 0 तब व्हेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस वेयर देयर इज नो एनी रिएक्शन आर अकरिंग, राइट। यहाँ पे क्या सिर्फ गिवन गैस एक ही है, यहाँ पे ए था, ए बी है, बाद में सी और डी हो गया, तो गिवन गैस सेम रहा क्या? पहला बात तो ये क्लियर हो गया। दूसरा बात, क्या यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कांस्टेंट है? इस तरफ ए प्लस बी है, इस तरफ क्या है, ए प्लस बी, और जब बाद में व्हेन रिएक्शन ओवर देन बिकम्स व्हाट, सी प्लस डी। एग्री? यस। तो इंटरनल मान लेते हैं कि ए ऑल आर आइडियल, बट भाई इंटरनल एनर्जी का फार्मूला ये था F/2 nRT। तो अगर एक मिनट अब यहाँ देखना है, तो अगर कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे तो इंटरनल एनर्जी में 3 वेरिएबल है, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी तो वेरिएबल है। हम लोग को नहीं पता है कि यहाँ पे शायद मोनोटॉमिक के बाद में यहाँ जाके डायटोमिक बन जाए, तो क्या F कांस्टेंट रहेगा? रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ मोल जो है वो हो सकता है प्रोडक्ट साइड में, इसका मतलब वेरिएबल तो तीनों हो सकता है किसी गिवन रिएक्शन में। अब रिएक्शन अगर हो रहा है तो वेरिएबल कितना बन सकता है? 3 बन सकता है, एफ भी, एन भी और टी भी। तो क्या सिर्फ टी कांस्टेंट होने के वजह से क्या डेल्टा यू 0 रहेगा? नहीं 0 रहेगा। तो इस केस में इवन इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट डेल्टा यू मे और मे नॉट इक्वल टू 0। समझ गए? 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझे स्टूडेंट? अब बोलिए तो रिएक्शन के लिए यहां देखिएगा, तो चेंज का मतलब क्या होता है? बहुत आसान भाषा में सर, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, राइट? हाँ, कंक्लूजन के बाद मैंने एक रिएक्शन लिया, कंक्लूजन के बाद मैंने एक रिएक्शन लिया था, ठीक है। और इस रिएक्शन में मैंने बोला था कि वो बात था आइडियल गैस के लिए, बट अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो मैंने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिया जहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाया, राइट। तो मिस्टेक होने का चांस क्या था कि टेम्परेचर, सब लोग लाइन पे बने रहिएगा, हालांकि नेटवर्क है तो इसमें सब हम लोग को सबको सपोर्ट करना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा, बट फिर भी वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मिस्टेक होने का चांस था कि शायद आपके दिमाग में बैठा रहता था कि सर ने बोला है टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा ई 0, राइट। बट सर वहाँ पे बोल रहे थे कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा ई 0 तब होगा जब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस। बट यहाँ पे गिवन गैस क्या एक ही टाइप का गैस है? रिएक्टेंट साइड गैस ये है, गैस बी है, प्रोडक्ट साइड गैस सी है, गैस डी है, तो गिवन गैस नहीं रहा, डिफरेंट गैस हो गया। और दूसरी बात, इस तरफ टोटल नंबर ऑफ मोल ए प्लस बी है, कितना है? ए है और बी है। उस तरफ मोल क्या है? सी है और डी है, राइट, सी प्लस डी। तो क्या एन भी कांस्टेंट रहा? इसका मतलब है कि जब रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है, तो क्या क्या वेरी होने का चांस है? एफ भी, एन भी और टी भी। तो इवन इफ टी कांस्टेंट होते हुए डेल्टा यू इज इट कंपल्सरी कि मस्ट बी इक्वल टू 0? मे और मे नॉट। एग्री? और डेल्टा यू का मतलब क्या होता है? सर फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? और फाइनल क्या है? प्रोडक्ट। और इनिशियल क्या है? रिएक्टेंट। तो फॉर ए गिवन रिएक्शन, रिएक्शन के लिए स्टूडेंट, फॉर ए गिवन रिएक्शन क्या ये लिख सकते हैं? सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और माइनस सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि किसी भी रिएक्शन का फाइनल फेज तो प्रोडक्ट ही है ना, और इनिशियल फेज क्या है? रिएक्टेंट है। एग्री?
इसलिए किसी गिवन रिएक्शन के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट किसी गिवन रिएक्शन के लिए इवन इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट तब भी डेल्टा इज जीरो मे और मे नॉट। लेकिन फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस में तब अलग बात है, तब हम लोग मस्ट बोल देते हैं। बट यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होते हुए भी ये जीरो नहीं भी हो सकता है और 99% में जीरो नहीं रहेगा इवन इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, राइट। वजह सर गिवन गैस नहीं है, एफ भी चेंज हो रहा है, एन भी चेंज हो रहा है, राइट। तो अब आपको समझ में आया कि वो मैं लाइन 5 बार क्यों और बार बार रिपीट किया था। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक। हो गया ना? इसे मैक्सिमम कितना वेरिएबल हो सकता है? मैक्सिमम 4 वेरिएबल हो सकता है। 5 टर्म है, मैक्सिमम 4 ही। आर भी डेल्टा पी भी डेल्टा एन आर टी मैक्सिमम वेरिएबल मानकर आप इसको लिखिए। तो इसको डिफरेंशियल लेना आप लोग को सिखाया था, याद है? भी डेल्टा पी प्लस पी डेल्टा भी, और क्या होगा डेल्टा एन आर टी प्लस एन आर डेल्टा टी, एग्री। इसमें मैंने मैक्सिमम सोच लिया कि अगर यहाँ पे ए हो गया मोर एंड मोर जनरलाइज, इसमें सब इफ ऑल आर वेरिएबल, इफ ऑल आर वेरिएबल। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, छोटा चेंज के लिए वी डी पी प्लस पी डी वी इक्वल टू व्हाट डी एन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट होगा, राइट। ए और ए अलग बात है, सेम ही बात है। दिस इज द फाइनाइट चेंज, दिस इज द डिफरेंशियल चेंज, राइट। अब यहाँ पे इफ एन कांस्टेंट, तब एन कांस्टेंट है तब ये क्या हो जाएगा? एन कांस्टेंट रहेगा तो यस ए पार्ट 0 हो जाएगा, राइट। तो वी डी पी अब प्लस पी डी भी लिखिएगा, वी डी प्लस पी डेल्टा भी इक्वल टू व्हाट एन आर डेल्टा टी, एग्री। अब कुछ केस बना लेते हैं, लेकिन समस्या यहाँ पे आपके साथ ये होगा कि यहाँ पे भी डेल्टा पी लिखेंगे तो एन कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है पी भी टी। आप यहाँ पे कंफ्यूज ये होंगे स्टूडेंट के भी कहाँ का लें, डेल्टा पी तो लेंगे लेकिन भी V1 का लें या V2 का लें, देयर इज ए कंफ्यूजन। और यहाँ पे डेल्टा भी लेने के बाद फिर आपको कंफ्यूजन होगा पी कहाँ का लें, राइट। तो उस कंफ्यूजन, समझ रहे मेरा समस्या क्या हो गया? तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए जहाँ पे पी भी टी वेरिएबल रहेगा, इस तरफ आपको समस्या नहीं हुआ क्योंकि ये तो टर्म 0 हो गया तो बचा तो यही, राइट। तो इस टाइम पे क्या करना है कि इस टाइप के लिए एन कांस्टेंट के लिए इस पे क्वेश्चन बनेगा तो सब लोग को कॉन्सेंट्रेट होकर देखना है। एन आर डेल्टा टी, तो वहाँ से बेटर ये रहेगा कि सर एक काम करेंगे P2 V2 माइनस P1 V1 कर लेंगे। नहीं, एक्चुअली डेल्टा यहाँ देखिएगा ओरिजिनल ए था या ओरिजिनल ए है, ए था या ए था, ए था ना। ये क्या है
इसको क्या पढ़ेंगे? चेंज ऑफ व्हाट? यस, चेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। चेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। दैट्स P2 V2 minus P1 V1 equal to what? NR delta T। एग्री? हाँ, जहाँ का वॉल्यूम लिए हैं उसी टाइम का। हाँ, ये भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा एक मन में कन्फ्यूजन रहेगा, इसलिए बेटर है कि उससे बचने के लिए आसान भाषा में ये तो कर सकते हैं, P2 V2 माइनस P1 V1, P2 V2 माइनस P1 V1, ऐसे कीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए ये सब कहीं ना कहीं मैं यूज में लाऊंगा। ठीक है, ये मैं PV को तो NRT पे काम करना स्टार्ट कर दिया। एग्री? अब यहाँ पे मान लेते हैं कि N और P दोनों कांस्टेंट है। क्या क्या कांस्टेंट है? तब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो यहाँ पे A 0 हो जाएगा और P कांस्टेंट है, A 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? P डेल्टा V इक्वल टू NR डेल्टा T। P डेल्टा V इक्वल टू व्हाट? NR। इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, P dV इक्वल टू NR dt। लिख लीजिए। लेकिन नहीं लगता क्या ओरिजिनल ये है, यहाँ से सब कुछ आ रहा है। और अगर N और V कांस्टेंट है, क्या और क्या कांस्टेंट है? N एंड V कांस्टेंट है, तब क्या लिखेंगे स्टूडेंट? V डेल्टा P इक्वल टू NR डेल्टा T। मतलब V dP ये बहुत जगह पे बहुत काम का चीज़ रहेगा, समझ गए? इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज P dV इक्वल टू NR dt होगा? हो गया ना? यहाँ देखिए, और अगर नेक्स्ट इसको मैं तोड़ का समझने की कोशिश कर रहा हूँ। N और T दोनों कांस्टेंट रहेगा। देन स्टूडेंट इफ N एंड T इज कांस्टेंट ओनली, किसी आइडियल गैस के लिए, किसी आइडियल गैस के लिए, तब क्या होगा? P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P इक्वल टू व्हाट? अब कहाँ से NRT? N भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट है, पूरा टर्म कांस्टेंट ना। अब पूरा टर्म कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म का चेंज क्या होता है? 0 होता है। हम लोग ऐसा ही पढ़े हैं। तो P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P इक्वल टू 0, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P dV प्लस V dP इक्वल टू, आप लोग को नजर आ रहा है? इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए हम लोग इस केस में ऐसा भी लिख सकते हैं, कहीं पे रिक्वायरमेंट होगा तो। ऐसा इसको मैं बहुत बार, इतना बार रिपीट करूंगा, यूज टू हो जाइएगा। बट नहीं लेता कि सर सब कुछ का ओरिजिन तो PV इक्वल टू NRT ही है। ये तो इतना मैं तो एज ए टीचर मैं तोड़ को पढ़ा रहा हूँ, बट एक अगर मुझे एडवांस लेवल पर बात करना रहता तो 2 लाइन में बात कर लेते। PV इक्वल टू NRT है और देख लीजिएगा कौन वेरिएबल कौन कांस्टेंट है, और डिफरेंशियल लेना सीख जाइए। राइट, एक लाइन में खत्म। नहीं समझे? PV इक्वल टू NRT है, देयर आर 4 वेरिएबल्स, देयर आर पॉसिबिलिटी आर 4 वेरिएबल्स। अब उसमें आपको पता है, आप मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो, हाउ कैन बी टेक द डिफरेंशियल, जो अब उसमें आपको यहाँ तक डिफरेंशियल लेना सिखा चुके थे जहाँ तक मुझे याद है। राइट, तब डिफरेंशियल लेना सीख लीजिए। बट फिर भी एक केमिस्ट्री का क्लास है, इसमें मेडिकल के भी बच्चे रहते हैं, तो सब लोग का फीलिंग को सम्मान करते हुए, रेस्पेक्ट करते हुए मैं तोड़ को बातों को यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, हटाएं।
कल क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैट, और पता ही है कि क्लास मेरा बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट होता है, बट आगे चलकर बहुत हाई लेवल पे चला जाता है। और आगे क्लास तभी समझ में आता है जब फर्स्ट क्लास से आप उसको समझ पाएंगे। चलिए स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया। तो हम लोग पी वी इक्वल टू एन आर टी पे काम कर चुके हैं। हम लोग पी वी इक्वल टू एन आर टी का डिफरेंशियल या चेंज लेना समझ चुके हैं। इतना ही तरीके से हम लोग इसका डिफरेंशियल हो सकता है, राइट। अब लिखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बोले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन व्हाट? कोई पूछेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या? वेरी गुड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लिखिए एक लाइन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट। इसका डिफिनेशन एक लाइन का है, एप्लीकेशन बहुत वास्ट है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। Yes, first law of thermodynamics state that energy can neither be created nor destroyed. It can be transformed. It can be transformed from one form to another form. फिर से सुनिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहां तक लिखे, स्टेट दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, नीदर लिखिए या नाइदर बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ऑल्दो इट कैन ट्रांसफॉर्म। यहां तक हो गया अभिज्ञान? इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब यहां से क्या पता चला? इट मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स वेरिएबल या कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। इट मीन्स yes, it means total energy of universe is constant. चलिए, हो गया। इट मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ, प्लीज सब लोग ध्यान से सुना कीजिए, ऐसे तो क्लास एकदम बिल्कुल बैलगाड़ी के स्पीड से जाएगा। इट मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। व्हाट इज द प्रॉब्लम? 2 लाइन लिखने में 10 मिनट लगेगा क्या? इट मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। यहां देखिए, अब चीजों को ऐसे समझिए, मेरा एक सिस्टम है, राइट, और इसमें पहले से इंटरनल एनर्जी E1 है। पहले से इंटरनल एनर्जी कितना है? E1। और तो आप केमिस्ट्री का थीम जानते ही हैं
कि केमिस्ट्री में अगर बाहर से सिस्टम एनर्जी अंदर देते हैं तो सिस्टम का एनर्जी बढ़ता है और उसको पॉजिटिव लेते हैं, राइट। तो इस चीज़ को देखिए, इनिशियली आप और ये जो एनर्जी है जो मैंने सिस्टम पे वर्क किया वो क्या किस फॉर्म में जाके स्टोर हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी, नॉट पोटेंशियल एनर्जी। ऑल काइंड ऑफ एनर्जी जो रहता है उसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने जो दिखाया, पहले से मेरे सिस्टम का एनर्जी क्या है? पहले से मेरे सिस्टम का एनर्जी अंदर में टोटल एनर्जी E1 था। अब मैंने उसको Q दिया बाहर से और उस पर वर्क किया W। तब जाकर यहाँ पे ये काम करने के बाद यहाँ पे अब क्या रहेगा? E2 नहीं। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या लिख सकते हैं? E2 इक्वल टू E1 अब प्लस W अब प्लस Q। इसका मतलब E2 माइनस E1 इक्वल टू Q प्लस W, राइट। इसका मतलब डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का रिजल्ट केमिस्ट्री में, राइट। केमिस्ट्री में ऐसे ही लिखते हैं, डेल्टा E इक्वल टू, डेल्टा E को डेल्टा U भी लिख सकते हो, डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W। यहाँ तक आइए। हो गया? सारे स्टूडेंट का यहाँ तक हो गया? यहाँ देखिए, डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W, इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये दिस इज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ। इस तीन, यहाँ पे तीन टर्म है नहीं, इस तीन टर्म में से कौन सा टर्म स्टेट फंक्शन है और कौन कौन सा डिपेंड्स ऑन पाथ? डेल्टा E क्या कौन सा फंक्शन है? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, राइट। पाथ मतलब स्टेट फंक्शन, एग्री। और Q एंड W डिपेंड्स ऑन, डायरेक्ट नीट में यही आता है, ठीक है। अब इसमें जनरली ऐसा होता है सिचुएशन, एक माइंडसेट क्या रहता है? माइंडसेट रहता है कि ऐसे Q डिपेंड्स ऑन पाथ, W डिपेंड्स ऑन पाथ, एग्री। तो इससे जो बनेगा ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पाथ, दिमाग में बैठ जाएगा, नहीं बनेगा? Q डिपेंड्स ऑन पाथ, W डिपेंड्स ऑन पाथ, तो उससे जो हम लोग चीज़ बनाएंगे लगेगा कि ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पाथ। बट सम ऑफ, इवन इफ Q एंड W डिपेंड्स ऑन पाथ, इट्स सम इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, राइट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। यही पूछा हुआ था नीट में, इससे आसान तो दुनिया में दूसरा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। और ऐसे फंसा कर पूछा हुआ था घुमा कर, Q डिपेंड्स ऑन पाथ, W डिपेंड्स ऑन पाथ, यस, इट्स सम डिपेंड्स ऑन, ऐसे इट्स सम, पहला ऑप्शन डिपेंड्स ऑन पाथ, दूसरा ऑप्शन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, तीसरा ऑप्शन बोथ, लास्ट तो आप जानते ही हैं, आप लोग ज्ञानी लोग हैं। तो समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे इसको ऐसे स्टार देख लिख लीजिए, इवन इफ Q एंड W डिपेंड्स ऑन path but its sum is independent
ऑफ पाथ। कोई पूछेगा क्यों, तो प्रूफ दे दीजिएगा, Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा ई होता है। कैसे? फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। यहां तक क्लियर? अब लिखिए स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। ऐसे लिखिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रोसेस। मैंने दोनों को मिलाकर क्या क्या हम लोग लाभ उठा सकते हैं, मैंने क्या बोला? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट? हेडिंग क्या बनाए हैं? थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रोसेस। और एक काम ये कर लीजिए, पहले इसके लिए बात कर लेते हैं। फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस, ठीक है, बाद में रिएक्शन पे आएंगे। ओके, चलिए स्टूडेंट, यहां देखिए, इसी कंडीशन के लिए फिक्स अमाउंट ऑफ गिवन गैस, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन आइडियल गैस के लिए, ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगा। तो T क्या? कांस्टेंट। तो dt क्या? dt जीरो या डेल्टा T जीरो, एग्री ना? अब आइए, डेल्टा E इक्वल टू क्या होता है? Q प्लस डब्ल्यू। और फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस के लिए डेल्टा E फॉर दिस कंडीशन क्या पढ़ाए हैं? जस्ट तो पढ़ाए थे। इस सिचुएशन के लिए डेल्टा E जीरो, एग्री? तो देखिए कितना बढ़िया हो गया है। ये समझ पाए आप लोग में? सब लोग स्टूडेंट समझ पाए कि मैंने डेल्टा E जीरो क्यों कर दिया? तो जीरो तो क्या बोले? डेल्टा T जीरो है तभी तो डेल्टा E जीरो है। डेल्टा dt जीरो है तो डेल्टा टी कांस्टेंट के लिए डेल्टा टी भी क्या रहेगा? जीरो। और डेल्टा ई एफ बाई टू ए ना डेल्टा टी, क्या इस कंडीशन को लिख सकते हैं? तो जब डेल्टा टी जीरो तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? जीरो, एग्री? और एक Q, इस Q को क्या पढ़िएगा? हीट एट विच कंडीशन? कांस्टेंट टेम्परेचर। हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जनरली एक मिसकॉन्सेप्शन ये है, जनरली एक मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, राइट? हो सकता है इस कंडीशन के लिए, नहीं समझे? यहाँ देखिए, यस होता है, ए एनर्जी हॉल है, राइट? कौन सा हॉल? एनर्जी हॉल है। और यहाँ पे दो गेट बना दिए, एक गेट का नाम हीट गेट, नहीं, और एक गेट का नाम वर्क गेट। और आपको मैं बोला कि इस एनर्जी हॉल का एनर्जी हॉल में कांस्टेंट रखना है, अंदर में जितना पहले से एनर्जी था उतना ही रखना है। तो जितना यहाँ से अंदर जाएगा उतना ही से बाहर आना पड़ेगा। अगर यार हीट 10 जूल हीट सप्लाई करेंगे तो 10 जूल का वर्क होना पड़ेगा, राइट? तो इस तरीके से इवन इफ टेम्परेचर कांस्टेंट है फिर भी हीट का एक्सचेंज हो सकता है, एग्री? और लास्ट में मैं क्या कर सकता हूँ, यही क्वेश्चन मिला। तो जीरो इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इसका मतलब है कि क्यू इक्वल टू वाट? माइनस डब्ल्यू, एग्री? इसका मतलब है
कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट एक्सचेंज, एक हीट, इस हीट का नाम क्या है, हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बोलिए, हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अरे डब्लू, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस, तो इसमें हम लोग एडवांटेज लिए किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का प्रोसेस था, उसमें एडवांटेज किसको मिला दी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एडवांटेज क्या हुआ कि अगर हम लोग के पास डब्लू पता रहेगा, क्यू भी पता हो जाएगा, राइट, बिकॉज क्यू इक्वल टू व्हाट, माइनस डब्लू। एग्री? और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फार्मूला सबको पढ़ाए हुए हैं। फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस, फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस फॉर रिवर्सेबल आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर रिवर्सेबल आइसोथर्मल प्रोसेस क्या फार्मूला था, माइन कितना हो जाएगा, माइनस माइनस बिकम्स तो यहाँ देखिएगा, इस कंडीशन के लिए ये हम लोग हीट निकाल लिए, बट ये हीट क्या है, पढ़िए तो सही से बोलिएगा सर। दिस इज द हीट एक्सचेंज, दिस इज द हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस फॉर रिवर्सेबल प्रोसेस, क्योंकि वर्क डन तो आप रिवर्सेबल वाला पुट किया है ना, इरिवर्सिबल का, रिवर्सेबल का, तो यहाँ पे क्यू भी किसका रहेगा, रिवर्सेबल प्रोसेस का क्यू रहेगा, राइट। लेकिन फायदा ये मिला कि W निकलने से Q निकल जाएगा, Q निकलने से W निकल जाएगा, राइट। हो गया ना। चलिए अब सेकंड, यहाँ देखिए, आइसोबैरिक प्रोसेस, डेल्टा E इक्वल टू क्यू, ध्यान से देखिएगा, डेल्टा E इक्वल टू क्यू, बट इस क्यू को क्या पढ़िएगा, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट, अब प्लस डब्लू, डब्लू भी कौन सा, आइसोबैरिक का, नहीं, बट इस टाइम पे ये जीरो होगा क्या, ये जीरो नहीं होगा। और यहाँ से डेल्टा E इक्वल टू क्यू पी, अब प्लस इसके बदले पी डेल्टा भी लिख सकते हैं, माइनस पी डेल्टा भी। बर्डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस तो पढ़ा चुके हैं, यही था ना, माइनस पी डेल्टा भी। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम, इसका मतलब क्यू पी इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ना। देखिए यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अभी जस्ट राइट। अब उसके बाद मैंने प्रोसेस क्या लिया है स्टूडेंट, आइसोबैरिक प्रोसेस। एग्री? आप मुझे बताएं आइसोबैरिक, अगर प्रोसेस आपको आइसोबैरिक है, इसका मतलब इस क्यू का नाम क्या रहेगा, एक्चुअल में क्यू क्या है सर, हीट एक्सचेंज। अब यहाँ पे मैं एक लैम्डा लगा देता हूँ, लैम्डा इज द कंडीशन, हीट एक्सचेंज इज द पाथ डिपेंडेंट, हीट डिपेंड्स ऑन व्हाट, पाथ एंड प्रोसेस,
तो यहाँ पे क्यू लैम्डा को क्या पढ़िएगा, पढ़िए मेरे साथ, हीट एक्सचेंज एट गिवन कंडीशन लैम्डा। क्या पढ़ेंगे, हीट एक्सचेंज एट गिवन कंडीशन, ऐसा पढ़ा जाता है। ओके, तो सर लैम्डा क्या हो सकता है, तो लैम्डा इज द कंडीशन, लैम्डा क्या हो सकता है, भी हो सकता है। तो अगर लैम्डा कहीं पे क्यू भी लिखूंगा, क्यू भी, तो इसको क्या पढ़िएगा, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्यू टी लिखूंगा तब क्या पढ़ेगा, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्यू पी लिखेंगे तब क्या पढ़ेगा, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट, एंड सो ऑन। एंड इट इज नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज सिर्फ एक, कैसे काम चलेगा आप लोग का। एक मिनट, मैं जो बोलता हूँ वो उसको ध्यान से पहले सुनिए। अभी का सिचुएशन आपसे छुपा हुआ है, किसी से नहीं छुपा हुआ है, और मैं कोई शौक से तो एक ऑनलाइन क्लास ले नहीं रहा हूँ। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं नम्र निवेदन करता हूँ, आपका कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ डेटा पैक वगैरह का जैसे भी हो नेटवर्क का इसको ख़त्म कर लीजिए। अगर हो सके तो आसपास में अगर एम नेट या जो भी जियो फाइबर जो भी रहता है प्लीज़ इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि ये अगला एक साल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता है। कोई बात नहीं, माहौल अच्छा हो गया तो रिचार्ज करना बंद कर दीजिएगा, बट अभी के लिए आपका टाइम मच मोर इम्पॉर्टेंट। ये नहीं कि मोबाइल में जो सिम में जो डेटा पैक उससे काम चला लेंगे, नहीं चल पाएगा उससे काम। ऑब्वियसली आपको चाहिए डेटा पैक अभी। चलिए मैं यहाँ पे था, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, करेक्ट। और यहाँ पे आइसोबेरिक प्रोसेस में डब्लू तो हम लोग निकाले हैं ना, पिछले क्लास में निकाले थे, कितना था, पी डेल्टा वी था, माइनस पी डेल्टा वी। तो मैंने क्या किया, डब्लू का जस्ट वैल्यू पुट कर दिया, माइनस पी डेल्टा वी, राइट। यहाँ तक समझ में आया। और इस क्यू में एक सफिक्स लगा दिया क्योंकि कंडीशन मेरा कांस्टेंट प्रेशर का था, इसको क्यूपी पढ़ना स्टार्ट किया, राइट। तो एक्चुअली क्यूपी जनरलाइज नहीं है, जनरलाइज है क्यू लैम्डा, इसको पढ़ते हैं हीट एक्सचेंज एट गिवन कंडीशन लैम्डा, राइट। अब अगर लैम्डा यहाँ पे भी हो गया तो इसको पढ़ेंगे हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या टी हो गया तो पढ़ेंगे हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर पी हो गया तो पढ़ेंगे हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि दो चीज़ कांस्टेंट हो, पी एंड टी, तब पढ़ेंगे हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, राइट। ऐसा इसलिए मैंने बोला कि एक काम एक्चुअल में आप लैब में करते हैं, जहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं तो रिएक्शन तो केमिस्ट्री का लैब में करते होंगे थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल, राइट। तो लैब में प्रेशर तो कांस्टेंट है 1 atm, राइट। और लैब का टेम्परेचर भी तो कांस्टेंट है जहाँ पे आप हैं मोटा मोटी। तो जब आप रिएक्शन कर रहे हो तो प्रेशर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो उस टाइम पे जो रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हुआ, उस हीट को क्या पढ़ेंगे, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एग्री। चलिए अब यहाँ से यहाँ तक कैसे हुआ ये तो समझाने की बात ही नहीं, बस इक्वेशन को रीअरेंज किया हूँ। तो की पी इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा भी लिख सकते हैं। क्या बोले, जैसे आप लिखे क्यूबी क्यूटी क्यूपी, तो आप बोल रहे हैं हीट एक्सचेंजर कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर, वो कांस्टेंट तो तभी होगा जब कंडीशन कांस्टेंट है ना। वो दिया रहेगा क्यू लैम्डा है तो एक क्वेश्चन में पता रहेगा, क्योंकि क्यू डिपेंड्स ऑन कंडीशन, तो कंडीशन तो पक्का दिया रहेगा या पता रहेगा, क्योंकि क्यू को तो बिना कंडीशन का बोल ही नहीं सकते हैं। जो चीज़ पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो पाथ तो पता होना पड़ेगा ना कि पाथ है क्या। और तो पाथ तो इनफाइनाइट हो सकता है, बट इनफाइनाइट आपका सिलेबस में नहीं है। जनरली क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम,
राइट, या दो दो को मिलाकर ऐसे ही तो रहेगा, और भी कुछ हो सकता है, इसलिए मैं कंडीशन कुछ भी हो सकता है, और उस कुछ भी कंडीशन के लिए कैसे होगा वो एक्चुअली फिजिक्स का पार्ट में चला जाएगा। HCB में बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा है, ठीक है। एनीवे तो QP इक्वल टू लिखेंगे डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, एग्री। चलिए स्टूडेंट, और इस कंडीशन के लिए क्या हम लोग QP इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं, डेल्टा E प्लस एना डेल्टा T, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो। कांस्टेंट प्रेशर के लिए P डेल्टा V इक्वल टू एना डेल्टा T लिखे थे अभी जस्ट, PV इक्वल टू एना T से, राइट। और DQ इक्वल टू लिख सकते हैं DE प्लस एना DT, जिसका जहां पे रिक्वायरमेंट रहेगा यहां से ही। ओके, तो आइसोबेरिक प्रोसेस में हम लोग को ये सब मिलेगा, एग्री। ये लिखें, ये लिखें, दिस इज नॉट द चेंज इन हीट, दिस इज, इसको चेंज नहीं पढ़ते हैं, इसको वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज बोलते हैं। यहाँ देखिए DW को आप बोलिएगा चेंज इन वर्क, ऑल द टाइम D इज इट रिप्रेजेंट चेंज, यस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। हम लोग DM को क्या बोलेंगे, चेंज इन मास या वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास, इसलिए D का यूज बहुत छोटा क्वांटिटी के लिए भी करते हैं और चेंज के लिए भी करते हैं, एग्री। चलिए कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल हो गया, आइसोबेरिक हो गया, अब आते हैं आइसोकोरिक, राइट। चलिए डेल्टा E इक्वल टू क्या था, Q, बट इस Q को क्या लिखें, इस Q को क्या लिख सकते हैं, QV। और अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो डेल्टा V क्या होगा, 0, और DVP क्या होगा, 0। तो डेल्टा E इक्वल टू QV अब प्लस W, और आइसोकोरिक प्रोसेस में W क्या होता है, 0। अब यहाँ पे जो बात बोलने जा रहे हैं इसको ध्यान से सुनिएगा, किस प्रोसेस में हीट एक्सचेंज एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम हो जाता है। अभी तो आपके सामने है, इन आइसोकोरिक प्रोसेस हीट एक्सचेंज और चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों का वैल्यू इक्वल रहेगा, राइट। 21 इक्वेशन का लाभ उठा के ऐसा बात बोल रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक आध सेंटेंस मिलाना है तो मिला लीजिए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट एक्सचेंज। बट क्या ऑलवेज Q डेल्टा E के बराबर रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम के टाइम पे रहेगा, राइट। अच्छा कोई बात नहीं शुभांकर, मतलब एक कर लूँगा, मैं वीडियो भेज दूँगा, ठीक है। बस अगला 1 वीक तक थोड़ा सब लोग पेशेंस रखिए, सिचुएशन ठीक नहीं है तो हम लोग को सबको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। मैं इंटेंशनली तो ऐसा कर नहीं रहा हूँ, जानते ही कि मैं ऑफलाइन आने के लिए कितना मोटिवेट कर रहा था, बट मैं अभी आप लोग को भी रिस्क में नहीं डालना चाहता हूँ।
और टाइम भी हर एक दिन बीत रहा है, तो आपका एग्ज़ाम का टाइम भी आ रहा है, तो उसको भी माइंड में है, इसलिए सिलेबस को स्लो भी नहीं रखना है। एनीवे, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्यू क्या होगा? 0। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज नहीं, हीट एक्सचेंज क्या होता है? 0। तब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखिए, डेल्टा ई इक्वल टू व्हाट? क्यू प्लस डब्लू। इसका मतलब अरे हो गया 0, तो डेल्टा ई किसके बराबर रहेगा? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन दोनों इक्वल होता है किस प्रोसेस में? एडियाबेटिक। और यहाँ से ही एडियाबेटिक का सारा फार्मूला निकाल देंगे इस कंडीशन से ही। और यहाँ से ऐसे भी तो लिख सकते हैं डी ई इक्वल टू डी डब्ल्यू। तो जब एडियाबेटिक प्रोसेस में पढ़ाते रहूँगा तो यहाँ से ही सारा फार्मूला डेवलप कर लेंगे। एग्री? इसका मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन दोनों इक्वल रहेगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव ऐसा सेट कर दिया जाए कि एडियाबेटिक प्रोसेस है और क्यू है 10 जूल, तो डब्ल्यू कितना? डब्ल्यू भी 10 जूल, राइट? सॉरी, डब्ल्यू है 10 जूल, तो डेल्टा भी कितना? 10 जूल, राइट? चलिए अब यहाँ देखिए, अगर साइक्लिक प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस? तो साइक्लिक प्रोसेस, तो आपको शायद याद होगा कि कोई भी स्टेट फंक्शन नहीं, ये कहीं पे मैं लिखा होगा, राइट? किसी भी स्टेट फंक्शन का साइक्लिक प्रोसेस में, कंप्लीट साइकिल में चेंज क्या होता है? 0 होता है। एग्री? तो चेंज इंटरनल एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट? ऑल्सो चेंज इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। तो साइक्लिक प्रोसेस में जहाँ पे थे वहीं पे आ गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसी 2 पॉइंट के बीच में भी लगा सकते हैं और कंप्लीट साइकिल में भी लगा सकते हैं। कहाँ पे लगा सकते हैं? किसी 2 पॉइंट के बीच में या किसी कंप्लीट साइकिल में, किसी भी प्रोसेस के लिए लगा सकते हैं, किसी भी पॉइंट के लिए। मतलब पॉइंट का मतलब क्या हुआ? एक ओपन सिस्टम, नॉट साइक्लिक प्रोसेस, राइट? उसमें 2 पॉइंट, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में या कंप्लीट साइकिल में। तो डेल्टा ई साइकिल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्यू साइकिल, और यहाँ भी क्या लिखिएगा? डब्ल्यू साइकिल। बट डेल्टा ई साइकिल क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज ये स्टेट फंक्शन है, राइट? तो यहाँ से क्यू साइकिल अब प्लस डब्ल्यू साइकिल, तो कितना बढ़िया हो गया। इसका मतलब है कि साइक्लिक प्रोसेस में जितना क्यू होता है उतना ही मैग्नीट्यूड वाइज डब्ल्यू होता है, बट साइन में जस्ट अपोजिट, राइट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसका मतलब कंप्लीट साइकिल में अगर हीट एक्सचेंज प्लस 100 जूल हुआ है तो डब्ल्यू कितना हुआ होगा? -100 हुआ होगा, राइट? यहाँ तक आ गए? ये आज के लिए याद रहेगा या ऑलवेज याद रहेगा? शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा। सबसे पहले तो शॉर्ट नोट्स का ही PDF मंगवाऊंगा कि कौन कौन लोग बना रहे हैं, क्योंकि सब लोग बोलते हैं यस सर। बना रहे हैं वेदांत? ऑर्गेनिक का बनाए हैं? ठीक है। नॉमेनक्लेचर का 4 पेज में बना लीजिए। बेस नेम ही भूल जाते हैं नहीं, उसका 2-3 पेज में बनाइए। तो जिसने शॉर्ट नोट्स बनाया और अगर उसका सिलेक्शन होने का चांस है तो 1000 रैंक इम्प्रूव कर जाएगा, ये मेरा गारंटी है। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ शॉर्ट नोट्स। क्योंकि भाई 10 दिन पहले, एग्ज़ाम के 10 दिन पहले इतना पजल होता है, लगता है कि इतना सारा मेरा नोट्स है, मैथ इतना दिखेगा, फिजिक्स इतना दिखेगा, सब देखते रहेगा, किसको पढ़ते हो, ये इतना दिखेगा।
लास्ट में होता क्या है कि स्टूडेंट बेड पे बैठ जाते हैं और सारा नोट्स ऐसे रख लेते हैं चारों तरफ और सोचते रहते हैं किसको पढ़ें। दिस द ऐसा होता है ना। अब उस टाइम पे जो शॉर्ट नोट्स बना के रेडी रहेगा उस सबको लॉन्ग नोटबुक को साइड कर देगा एकदम बिल्कुल सही में। अब है कहीं पे कन्फ्यूजन रहेगा तो उसको देखेंगे, बाकी शॉर्ट नोट्स दिखते रहेगा। और डेली पूरा फार्मूला को, पूरा फिजिक्स को डेली देख लेगा फार्मूला, क्योंकि फार्मूला ही तो बोलते हैं। फिर नॉमेनक्लेचर मेरा 100 पेज नहीं देखेगा, बेस नहीं देखेगा। और की पॉइंट, हाउ टू फाइंड द पैरेंट चेन, कहीं पे ओके इफ नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन आर इक्वल देन बी सिलेक्ट दैट पैरेंट चेन विच हैव मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। बस की पॉइंट कहीं कहीं पे जो मैं बोला हूँ उसको देखते रहेगा, नॉट एग्जाम्पल, राइट। मैथ में भी कोऑर्डिनेट का बहुत बढ़िया से कोनिक्स एकदम पूरे कोऑर्डिनेट का एकदम सजा कर शॉर्ट नोट्स रहना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट और कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे जिसका होल्ड हो गया मैथ बढ़िया हो जाएगा, मतलब अच्छा एग्जाम जाएगा। चलिए अब लिखिए इंथाल्पी। इंथाल्पी 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 एच। इंथाल्पी को किसे इंडिकेट करते हैं? एच। तो इंथाल्पी का एक लाइन डिफिनेशन लिखिए। इट इज़ थर्मोडाइनेमिक स्टेट फंक्शन। ये भी एक स्टेट फंक्शन है। आपको स्टेट फंक्शन में 7 लिखवाया था, कौन कौन सा था बता सकते हैं? सर पी था, प्रेशर था, वॉल्यूम था, टेम्परेचर 3 हो गया। फिर इंथाल्पी था, राइट, इंटरनल एनर्जी था और इंट्रोपी था। 3 3 6 हो गया। एक गिब्स फ्री एनर्जी 7। इस 7 को याद रखना है और रट जाना है, राइट। तो एक लिखिए इंथाल्पी के लिए, इंथाल्पी इज ए थर्मोडाइनेमिक स्टेट फंक्शन। इंथाल्पी इज ए थर्मोडाइनेमिक स्टेट फंक्शन defined to study heat changes in chemical reaction. Defined to study heat changes in chemical reaction. Comma. It is also known as heat content of the system. It is also known as heat content of the system. देखिए ये एंथैल्पी का डिफाइनिंग इक्वेशन है स्टूडेंट। एग्री? आप चीज़ों को ऐसे समझिए, ऐसे समझिएगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट, अच्छा आप लोग ये पढ़े हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली थ्योरम 11th के एग्जाम के लिए तो पढ़े ही होंगे। उसमें 3 टाइप का एनर्जी था, जिसमें एक प्रेशर एनर्जी भी था। बर्नौली थ्योरम का इक्वेशन क्या है? क्या था, क्या था? फिर से हाफ रो ये क्या है?
प्रेशर और ये क्या है? एक काम कीजिए, सब में मैं बता रहा हूँ क्या है, यही मैं चेक करना चाह रहा था कि आप लोग सिर्फ पढ़ते हो या फॉर्मूला पे रुकते भी हो। वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वॉल्यूम, अब वॉल्यूम, ये वॉल्यूम और यहाँ पे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंटू रो क्या हो गया? मास, और वॉल्यूम टू रो क्या हो गया? मास, और P इंटू वी, और P इंटू वी का एनर्जी होता है, यूनिट होता है एनर्जी, तो इसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। क्या था? ये क्या था? काइनेटिक एनर्जी, और ये था ग्रेविटेशनल एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का सम क्या रहता है? कांस्टेंट फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, राइट। और उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो इसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या पढ़ते हैं? इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो भाई वहाँ पे रुकना पड़ेगा, भागे जा रहे हो, फार्मूला लिख कर वहाँ पे रुकना है कि मैंने लिखा क्या, राइट। क्या? हाँ हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है फ्लूइड मैकेनिक्स, बहुत बढ़िया से पढ़िए। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे वैक्यूम है, आपको थोड़ा सा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे क्या है? वैक्यूम। अब यहाँ पे पहले थोड़ा सा डीवी गैस डालें, स्लॉट बाय स्लॉट डाल रहे हैं ग्लास गैस, पहले से इसमें कोई गैस नहीं है, तो जो डीवी गैस को डाला आपने, उस डीवी गैस को ले जाने के लिए किसी ने अंदर से अपोज किया? अंदर में कोई प्रेशर ही नहीं था। लेकिन दूसरा जब सेकेंड डीवी का स्लॉट लेके जा रहे हैं, तो पहला वाला जो डीवी बचा हुआ वहाँ पे प्रेजेंट है, वो तो अपना प्रेशर क्रिएट करके इसको अपोज करेगा, और उसके अगेंस्ट आपको फीलिंग करना पड़ेगा। तो आप जो वर्क किए वो जो स्टोर हो गया इन फॉर्म ऑफ व्हाट? प्रेशर एनर्जी। कौन सा एनर्जी? प्रेशर एनर्जी। एग्री? दैट्स वाई मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा, इसमें ज़्यादा यहाँ पे बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने क्या बोला था? इंथैल्पी क्या है? टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी अब प्लस इसको क्या बोलेंगे? प्रेशर एनर्जी। एग्री? इंटरनल एनर्जी अब प्लस व्हाट? प्रेशर। चलिए ये है मेरा मेन इक्वेशन। एक मिनट अब रुकना है। H इक्वल टू ई प्लस पी वी मैंने लिखा है। क्या लिखा है? H इक्वल टू ई प्लस पी वी। अब दिस इक्वेशन वैलिड फॉर बोथ, चाहे आइडियल हो या नॉन आइडियल गैस हो। मैंने ये नहीं बोला ना कि पी वी इक्वल टू आप एनआरटी लिख दीजिए, मैंने ये बोला क्या? मैंने बोला H इक्वल टू ई प्लस पी वी। इट का मतलब यहाँ पे P इंटू वी क्या रहेगा? आइडियल गैस है, वेल एंड गुड। नहीं भी है तो P, और नहीं, अगर आइडियल गैस नहीं रहेगा तो बस हम लोग वहाँ पे पी वी इक्वल टू एनआरटी का एडवांटेज नहीं लेंगे। एग्री? ऐसा इसलिए मैं बोलूँगा कहीं कहीं पे क्वेश्चन बैंक में आपको ऐसा बात मिलेगा। लेकिन दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ आइडियल गैस और रियल गैस। लेकिन जब रियल गैस रहेगा तो वहाँ पे E इक्वल टू सिर्फ F/2 एनआरटी नहीं लिखेंगे। रियल गैस में अट्रैक्शन भी शुरू हो जाता है, राइट। चलिए अब दोनों तरफ चेंज लेते हैं, टेकिंग चेंज बोथ साइड। तो यहाँ पे डेल्टा लिए हैं तो यहाँ भी तो डेल्टा लेंगे। देन डेल्टा H इक्वल टू व्हाट? डेल्टा E और डेल्टा पी भी। एग्री? ओरिजिनल है, यहाँ से ही सब कुछ लिखना स्टार्ट किए हैं। चीज़ों को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E, क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? P2V2 माइनस P1V1।
यहाँ तक हो गया। इफ पी कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा भी। यहाँ से पी कांस्टेंट तो पी वन इक्वल टू पी टू हो जाएगा, पी को बाहर ले लेंगे, राइट। इसका मतलब है कि इसको याद रखना है या इसको याद रखने से काम चल जाएगा। दिस इज मोर जनरलाइज। इफ वी कांस्टेंट तब क्या लिखेंगे, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस व्हाट, वी डेल्टा पी। यहां तक आइए। अब एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक लिखे, फिर यहाँ से यहाँ तक आए, फिर यहाँ से यहाँ तक आए, एग्री। यहाँ इन सब को लिखते हुए मैंने कहीं भी इस बात का अभी तक जिक्र नहीं किया कि ये मैं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस के लिख रहा हूँ या गिवन रिएक्शन के लिए। मैंने ये बात कहीं पे बोला? और एक मिनट, अगर नहीं बोला इसका मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट, यहाँ देखिए, रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, चीज़ों को समझिएगा। रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू व्हाट, प्रोडक्ट। तब उस टाइम पे P2 V2 क्या इंडिकेट करेगा, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, राइट। प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, प्रेशर गैस के लिए टोटल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस, राइट, एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, किसका, प्रोडक्ट साइड का। और P1 V1 क्या इंडिकेट करेगा, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, एग्री। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि एक किसी सिलेंडर में गैस रिएक्शन हो रहा हो और एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन हो, राइट। समटाइम्स ऐसा हो सकता है, ये ऊपर नीचे कर सकता है, राइट। तो हो सकता है जिस टाइम पे रिएक्टेंट था, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था तो उस टाइम पे वॉल्यूम V1 है, रिएक्शन जब ओवर हुआ तो हो सकता है वॉल्यूम V2 हो जाए, एग्री। तो उस टाइम पे, इसलिए ये इक्वेशन नॉट ओनली फॉर PV इक्वल टू nRT, ये जो मैं लिखा है वो किसी पार्टी रिएक्शन के लिए भी लिखे हैं। तो यहाँ पे P2 V2 क्या है, फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम किसी प्रोसेस का। वो प्रोसेस मेरा रिएक्शन भी हो सकता है। P1 V1 क्या है, इनिशियल प्रेशर इनटू इनिशियल वॉल्यूम, एग्री। और वही सेम रिएक्शन, अगर मान लेते हैं रिएक्शन का ही रेफरेंस ले रहे हैं, अगर रिएक्शन का ही रेफरेंस ले रहे हैं और अगर रिएक्शन, एक मिनट, अगर रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, किस पे, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा भी लिख देंगे। और अगर रिएक्शन अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, समटाइम्स रिएक्शन होते रहता है, और आप कंटेनर का बाउंड्री, रिजिड बाउंड्री कंक्रीट का बनाए हुए हैं, स्टील का बनाए हुए हैं, जो कंप्रेस और एक्सपेंड नहीं कर सकता है, राइट। तो उस टाइम पे वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तब फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एच डेल्टा ई प्लस भी डेल्टा पी। इसलिए ये बात मैं जनरल बात बोला, ये हर जगह का वैलिड रहेगा, चाहे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस हो जहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रहा हो, या जहाँ पे रिएक्शन होते रहेगा तब भी होते रहेगा, एग्री। एटलीस्ट यहाँ तक। तो इस फार्मूला से ही मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँगा, होगा। और अभी आप लोग लाइन पे बने रहिए।